रेडी स्टार्ट। साहित्य अनेक रूपों में अपने आप में पर्याप्त है। स्टॉप। जहाँ तक साहित्य के निर्माण का सवाल है, उसके लिए संवेदनशील चित्त, व्यापक जीवानुभव, मानवीय सरोकार और सुरुचिपूर्ण मानवीय संस्कार पर्याप्त है। स्टॉप। एक पाठक भी इन्हीं कारणों से साहित्य के पास आता है। स्टॉप। मगर किसी रचना और उसके पाठ के अच्छा होने की वजह होती है सम्यक आलोचनात्मक दृष्टि। स्टॉप। इस अर्थ में हर लेखक और पाठक एक आलोचक भी होता है। स्टॉप। वह भी चुनाव करता है। स्टॉप। आलोचना इस चुनाव में लेखक और पाठक दोनों की मदद करती है। स्टॉप। पैरा। आलोचना अपना काम ठीक से न कर रही हो तो अच्छा लिखने और पढ़ने की निरापद जमीन को खोजना कठिन हो जाता है। स्टॉप। आलोचना रुचियों का संस्कार करती और साहित्य की संस्कृति के निर्माण में सहायक होती है। स्टॉप। आलोचना न हो तो साहित्य में वह सब जो बेशकीमती है उसे खोजना और संभालना कठिन हो जाएगा। स्टॉप। साहित्य में आलोचक की भूमिका लेखक पाठक को सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती तो हम उससे इनकार करने लगते हैं। स्टॉप। जो वस्तु जितनी जटिल होती है हम उसके सहज रूप में उतना ही सीमित हो जाते हैं। स्टॉप। यह सुविधावादी मानसिकता का अंतर्विरोध है। स्टॉप। पैरा। आलोचक साहित्य के स्वरूप के विधान से लेकर उसे समझने के प्रतिमानों को खोजने तक के गुरुतर काम में पसीना बहाता है। स्टॉप। दरअसल वही होता है जो उसकी परंपरा और संस्कृति का निर्माण करके यह मुमकिन करता है कि कोई कुछ अच्छा लिख सके और किसी को कुछ अच्छा पढ़ने को मिल सके। स्टॉप। अच्छी कृतियों को इसी आधार पर पुरस्कृत करना भी उसी आलोचना कर्म का एक पक्ष है। स्टॉप। आलोचना को सबसे बड़ी चुनौती मिलती है अनुकरण की मानसिकता से। स्टॉप। मानव समाज नैसर्गिक रूप में दो तरह की प्रवृत्तियों से परिचालित होते हैं। स्टॉप। इन्हें हम कौतूहल और मर्यादा कह सकते हैं। स्टॉप। एक और जिज्ञासा होती है तो दूसरी ओर अनुशासन। स्टॉप। एक और सत्य की खोज होती है और दूसरी ओर पाए गए सत्य को संभालने की जरूरत। स्टॉप। इस तरह नवीनता और अनुकरण की प्रवृत्तियां एक दूसरे के पूरक की तरह काम करती है। स्टॉप। लेकिन इन दोनों के बीच तालमेल और संतुलन का प्राय अभाव दिखाई देता है। स्टॉप। खासकर उन समाजों में जिन्हें हम सांस्कृतिक दृष्टि से बूढ़े समाज कह सकते हैं। स्टॉप। जैसे हमारा देश भारत है। स्टॉप। ऐसे देशों में परंपरा के इतने पवित्र और अनुकरणीय रूप संस्कारबद्ध हो जाते हैं कि नएपन और मौलिक खोज के लिए गुंजाइश ही नहीं बचती। स्टॉप। इसकी परिणति एक ऐसे समाज के रूप में होती है जिसे हम भक्त समाज
कह सकते हैं। स्टॉप पैरा। साहित्य मनुष्य के रचनात्मक होने की भूख से जन्म लेता है। स्टॉप। रचनात्मक होने का मतलब है परंपरा, मर्यादा, अनुशासन और अनुकरण जैसी बातों की अहमियत को स्वीकार करने के बावजूद किसी रूप में नया होने का प्रयास। स्टॉप। इसके लिए बुनियादी शर्त है ऐसी आलोचनात्मक दृष्टि जो परंपरा और मर्यादा के अनुकरणीय रूपों पर सवाल उठा सके। स्टॉप। बता सके कि मानवीय सत्य तक पहुँचने के रास्ते में रुकावट पैदा करने वाले तत्व कौन से हैं। स्टॉप। जो हमें दूसरों का भक्त होने से अधिक खुद पर यकीन करने की ओर ले जाएं। स्टॉप। जो चीज़ें हमें भांति हो उन्हें चुनौती दे सकें और आज़ाद होने और विकास के वैकल्पिक रास्ते तलाशने में हमारी सहायता कर सकें। स्टॉप पैरा। सम्यक आलोचनात्मक दृष्टि का संबंध रचनात्मक विवेक से होता है। स्टॉप। साहित्य की ऊंचाई उस पर निर्भर है। स्टॉप। पर आलोचना के बुनियादी सरोकार का रास्ता रोकने के लिए अनुकरणीय बना दी गई कृतियाँ अक्सर आकर खड़ी हो जाती हैं। स्टॉप। रामचंद्र शुक्ल ने जब रामचरितमानस का भक्तिभाव से युक्त महिमा मंडन किया तो उस आलोचनात्मक दृष्टि पर जयशंकर प्रसाद ने सवाल खड़ा किया। स्टॉप। उन्होंने पूछा कि मानस का महत्व उसकी साहित्यिकता के कारण है या उसके एक धर्म ग्रंथ मान लिए जाने के कारण। इसलिए कई दफ़ा आलोचना की अपनी पूर्व स्थापनाएं भी उसके विकास के रास्ते के लिए चुनौती हो सकती है। स्टॉप पैरा। आगे की इस बात से सहमत हुआ जा सकता है कि हमारे दौर की सबसे बड़ी चुनौती है एक आलोचक राष्ट्र का निर्माण। स्टॉप। यह एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। स्टॉप। उसका रास्ता रोकने के लिए अपसंस्कृति की राजनीति नए नए रूपों वाले भक्त राष्ट्रों का निर्माण करती रहती है। स्टॉप। यह स्थिति हमारे समय में इतने उग्र रूप में मौजूद है कि आलोचना का दायित्व पहले से कहीं अधिक गहन हो गया है। स्टॉप। इसलिए हमें आलोचकों के राष्ट्र की नहीं एक जीवंत आलोचक राष्ट्र की जरूरत है। स्टॉप। यह काम आलोचकों के साथ साथ लेखकों और पाठकों की समवेत पूरक भूमिका की मांग करता है। स्टॉप। यानी हमें आलोचक से अधिक आलोचनात्मक दृष्टि के सम्यक होने को महत्व देना सीखना और उसमें सबको अपनी बराबर भूमिका दर्ज कराने के लिए आगे आना होगा। स्टॉप।